हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लोकेश आलोने और आपका स्वागत है लव्यांश लाइफ साइंस पर। तो आज का मेरा लेक्चर है रिपेयर मैकेनिज्म पर। कि जो हमने पिछले लेक्चर्स में डीएनए रेप्लिकेशंस पढ़ा था, तो रेप्लिकेशंस के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज हमने एक एंजाइम पढ़ा था, उसकी प्रोसेसिबिलिटी का मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें कि मैंने आपको प्रोसेसिबिलिटी बताई थी कि एक डीएनए पॉलीमरेज की एक प्रोसेसिबिलिटी होती है कि वो 10⁻7 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स के बाद में एक म्यूटेशन कॉज करता है, मतलब एक मिस बेस पेयरिंग करता है। तो जो डीएनए पॉलीमर डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर जो भी मिस पेयरिंग होती है, तो उसकी रिपेयरिंग मैकेनिज्म, रिपेयर करने के लिए एक तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मैंने बताई थी जो कि डीएनए पॉलीमरेज के अंदर होती है ना। और ये कौन करता है? ये एक एफिनिटी बेस्ड होती है, एफिनिटी बेस्ड, जो कि 90 डिग्री का रोटेशन करता है एंड देन रिपेयर मैकेनिज्म होती है, एक्सोन्यूक्लियस करता है ना। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक लेक्चर्स में, जहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, तो मैं उस लेक्चर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम डिटेल वाइज समझेगी। और मेरा लेक्चर जो है CSIR नेट, गेट, एक्सेल्स और DBT, JRF वगैरह, ICMR, इन एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक्स के ऊपर मैं लेक्चर्स बनाता हूँ और उनको इन डिटेल सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैंने पोजीशन वाइज समझाता हूँ। तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो और आपको बिल्कुल एकदम बेसिक लैंग्वेज में सारी चीज़ें एकदम डिटेल वाइज समझेगी। और आप मेरे लेक्चर्स देख के प्लीज़ अपने क्वेश्चंस को ज़रूर अप्लाई करके देखिए कि अगर आपको क्वेश्चंस आ जाए तो आप फिर मेरे को बोलिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एंड देन कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो फर्स्टली अगर रिपेयर मैकेनिज्म की बात करें, देन रेप्लिकेशन कैन चेंज अ मिस इनकॉर्पोरेटेड बेस इनटू द परमानेंट म्यूटेशन। क्या होता है कि रेप्लिकेशंस में जो मैंने आपको बताया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, इसके पास में प्रोसेसिविटी होती है, इसकी प्रोसेसिविटी होती है। तो इसकी प्रोसेसिविटी होती है 10⁻⁷, मतलब 10⁻⁷ बेस पेयर्स ऐड करने के बाद में ये एक म्यूटेशन कॉज करता है ना। और इस म्यूटेशंस को हम क्या बोलते हैं? मिस बेस पेयरिंग। तो क्या होता है? अ पोटेंशियल म्यूटेशन में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिस इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बेस इन द फर्स्ट राउंड ऑफ द रेप्लिकेशन। देन फर्स्ट राउंड मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये बाई डायरेक्शनल मोड में होता है, बाई डायरेक्शनल मोड में होता है ना। तो फर्स्ट राउंड में क्या होता है कि ये मिस इनकॉर्पोरेटेड होता है, एंड देन क्या होता है, सेकेंड राउंड जब हमारे पास डीएनए का रेप्लिकेशंस का होता है, तो ये जो भी हमारे पास मिस बेस पेयरिंग हो चुकी है फर्स्ट राउंड में डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू, तो ये क्या हो जाती है? परमानेंट हो जाती है। तो इस परमानेंट बेस पेयरिंग को अगर रिपेयर करना है तो इसके लिए एक सेपरेटली मैंने आपको एक चीज बताई थी कि डीएनए रेप्लिकेशंस क्या करता है, इसके पास में एक एक्टिविटी और होती है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, है ना। 3 to 5 क्या है? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। अब ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है? ये बेस पेयरिंग को, ये मिस बेस पेयरिंग को क्योर करने के लिए, मतलब एक प्रकार की रिपेयर करने के लिए होती है ना। बट अगर कभी हमारे पास बेस पेयरिंग, जो मिस बेस पेयरिंग, ये परमानेंट हो जाए, तो इस परमानेंट बेस पेयरिंग को रिपेयर करने के लिए हमको रिपेयर मैकेनिज्म्स की जरूरत पड़ती है, जो कि एक सेपरेट रिपेयर मैकेनिज्म होती है, जिससे डीएनए रेप्लिकेशन से सेपरेट होती है। हाँ, बट डीएनए रेप्लिकेशंस के मतलब जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, अगर कभी उससे कोई रिपेयर मैकेनिज्म, मैं अच्छे समझाता हूँ। जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज के पास मैंने बताया 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है ना। देन अगर कभी ये फर्स्ट राउंड में मिस बेस पेयर हो जाए और यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर नहीं होती है, देन क्या होता है, हमारे पास एक डीएनए पॉलीमरेज 4th, 5th एंड 4th एंड 5th क्या होता है? ये दो पॉलीमरेज क्या होते हैं? 4th एंड 5th पॉलीमरेज, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। मैंने आपको पॉलीमरेज का, जो डीएनए पॉलीमरेज का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उसकी सारी सब यूनिट्स के बारे में भी बताया था। तो ट्रांसलेशन सिंथेसिस करते हैं, ट्रांसलेशन सिंथेसिस। ट्रांसलेशंस मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशंस मतलब क्या होता है कि ये बेस पेयर तो इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जहां पर अगर डीएनए पॉलीमरेज अगर स्टॉप हो जाता है, देन क्या होता है, ये एक्टिवेट होते हैं और ये बेस पेयर्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं।
पर ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, मतलब ये कोई भी मिस बेस पेयरिंग करके चले आते, मिस बेस पेयरिंग करके चले आते हैं। अब इस मिस बेस पेयरिंग को क्योर करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए अगर कभी सेकेंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, अगर ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी अगर इस मिस बेस पेयरिंग को रिपेयर नहीं कर पाई, तब क्या होता है, ये एक एक्टिविटी को एक्टिवेट करती है जो कि एक सेपरेटेड एक्टिविटी होती है, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सेपरेटेड एक्टिविटी कौन सी, एक तो हमारे पास होती है मिस बेस पेयरिंग, मिस बेस पेयरिंग के लिए मिसमैच रिपेयर, मिसमैच रिपेयर है ना। अब ये मिसमैच रिपेयर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशंस पे ही स्टार्ट होती है। मतलब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ ये प्रोसेस चलती है। अगर कभी डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर कोई भी म्यूटेशन प्रोसेस होती है, देन मिसमैच रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है बेस पेयरिंग की, जैसे कि बेस पेयरिंग की कौन कौन सी, मिसमैच बेस पेयरिंग, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग, रिपेयर बेस पेयरिंग रिपेयर मैकेनिज्म है ना, यूवी थाइमीन डाइमर रिपेयर मैकेनिज्म। ये सारी मैकेनिज्म जो होती है ये डीएनए रेप्लिकेशंस के बाद होती है ना, रेप्लिकेशंस के बाद होती है ना। और डीएनए अगर हम बात करें, डीएनए रेप्लिकेशंस के साथ साथ कौन सी होती है, मिसमैच बेस पेयरिंग है ना, मिसमैच होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जैसे डीएनए रेप्लिकेशंस चल रहा है, अगर इसमें कोई भी मिस इनकॉर्पोरेशन होता है बेस पेयरिंग का, देन कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, मिसमैच बेस पेयरिंग है ना, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। और ये जो भी अगर कभी मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म से भी अगर कभी ये रिपेयर नहीं होते, फर्स्टली तो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर एक एक्टिविटी होती है एक्सोन्यूक्लियस। अगर एक्सोन्यूक्लियस से अगर कोई म्यूटेशन अगर कभी क्योर नहीं होता है तो ये मिसमैच को एक्टिवेट करता है। अगर मिसमैच से नहीं होता है, देन रेप्लिकेशंस के बाद में ये सारी जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई, बेस पेयरिंग, न्यूक्लियोटाइड एक्सिशन, बेस रिपेयर एंड यूवी मेडिएटेड थाइमिन डाइमर रिपेयरिंग, ये सारी जो भी मैकेनिज्म्स है रिपेयर मैकेनिज्म्स, ये बाद में पोस्ट रेप्लिकेशंस स्टार्ट होती है ना। ये सारी चीजें पता चल गई होंगी आपको। तो आज मैं इस लेक्चर में मिसमैच बेस पेयरिंग का बारे में बताऊंगा। मिसमैच रिपेयर फर्स्टली, जैसे ही अगर कभी हमारे पास कोई भी फर्स्ट राउंड में कोई भी जैसे कि कोई भी इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कोई भी जैसे कि यहाँ पर एडिनिन के सामने ग्वानिन जो कि इनकॉर्पोरेट है, मिस बेस पेयरिंग हो गई, मिस इनकॉर्पोरेशन। अब मिस इनकॉर्पोरेशन अगर कभी फर्स्ट राउंड में क्योर नहीं होता है, देन ये सेकेंड राउंड में क्या करता है, यहाँ पर एडिनिन वैसा का वैसा ही रहता है, देन एडिनिन से फिर लास्ट में थाइमिन आकर जुड़ जाएगा। मतलब जो जहाँ पर पहले इसके अंदर, जैसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं कि यहाँ पर ATGC यहाँ पर ये था, तो यहाँ पर T, यहाँ पर G लग गया, CNG, यहाँ पर मिस बेस पेयरिंग हो गई है ना। ये फर्स्ट राउंड में हुई। ये कौन सा राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड में हो गया। अगर सेकेंड राउंड में होता है तो ये दोनों बेस पेयरिंग अलग अलग हो जाती है। अगर दोनों बेस पेयरिंग की बात करें हम ATGC, तो ये तो प्रॉपर होगा यहाँ पर जहाँ पे बनेगा, जैसे कि TACG, देन पर अगर कभी हम इसकी बात करें TGCG, अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद में यहाँ पर क्या लग जाएगा, ACGC है ना। तो ये क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पर था क्या यहाँ पर मेनली अगर हम देखें ATGC और TAGC, यहाँ पर मेनली था एडिनिन आना था, पर एडिनिन टू ग्वानिन, मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिशन हो गया, ट्रांजिशन टाइप का है ना, म्यूटेशन हो गया, ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन हो गया। ट्रांजिशन आपको पता होगा, ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्शन क्या होता है। अगर प्यूरिन टू प्यूरिन अगर चेंज होता है, देन इसको हम क्या बोलते हैं, प्यूरिन टू प्यूरिन एंड पायरिमिडिन टू पायरिमिडिन
चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन, है ना, ट्रांजिशन। प्यूरिन कौन कौन से हमारे पास, एडिनिन, एडिनिन टू ग्वानिन एंड ग्वानिन टू एडिनिन अगर चेंज होता है। पिरिमिडिन की बात करें तो थाइमिन टू साइटोसिन, साइटोसिन टू थाइमिन अगर चेंज होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट। और अगर ट्रांसवर्शन की बात करें तो ट्रांसवर्शन में क्या होता है, ट्रांसवर्शन में एडिनिन टू थाइमिन चेंज हो जाएगा, एडिनिन टू साइटोसिन, है ना, साइटोसिन टू ग्वानिन, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्शन टाइप का म्यूटेशन, म्यूटेशन, है ना। तो आपको म्यूटेशन के बारे में तो समझ आ गया होगा। अब हम इसकी रिपेयर मैकेनिज्म को अगर पढ़े तो मिसमैच बेस पेयरिंग क्या होती है, मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म। मिसमैच रिपेयर फॉर्चुनेटली मैकेनिज्म एग्जिस्ट डिटेक्टिंग द मिसमैच एंड रिपेयरिंग देम। ये क्या करता है, मिसमैच को डिटेक्ट करता है और उसको रिपेयर करने का काम करता है। और ये रिपेयर मैकेनिज्म किसके साथ में चलती है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ में, है ना। Final responsibility for the fidelity of DNA replication resist this mismatch repair system which increasing the accuracy of DNA, है ना। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उस डीएनए की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब अगर कहाँ पर भी अगर मिसमैच हो चुका है तो उसकी एक्यूरेसी वहाँ कम हो जाती है। देन इसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म जो होती है डीएनए रेप्लिकेशंस के साथ में वर्क करती है। एंड दिस मिसमैच रिपेयर सिस्टम फेस 2 चैलेंज। फर्स्ट मस्ट बी स्कैन द जीनोम। फर्स्ट क्या होता है, किसी भी मिसमैच के अंदर जो भी मिसमैच प्रोटीन है हमारे पास, मिसमैच रिपेयर प्रोटीन, ये मिसमैच रिपेयर प्रोटीन क्या करते हैं, फर्स्टली स्कैन करते हैं एंड देन स्कैनिंग के बाद में यहाँ पर जो भी एक्टिवेटरी प्रोटीन कौन कौन से है जो कि इसको रिमूव करने वाले हैं मिसमैच को, जैसे कि हेलिकेस प्रोटीन और इसको हेलिकेस को लोडिंग करने वाला प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन आफ्टर स्कैनिंग के बाद में बाइंड होते हैं। और ये जो भी हमारे पास मैकेनिज्म चलती है, कैसी चलती है, एटीपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म होती है ना, इसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट में क्या बोला मैंने, स्कैनिंग होती है, देन जीनोम की मिसमैच, बिकॉज मिसमैच आर ट्रांजिएंट, दे आर एलिमिनेटेड फॉलोइंग अ सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, देन मस्ट बी रिजल्ट इन द म्यूटेशन, है ना। मतलब कि जो सेकेंड राउंड में हमारे पास म्यूटेशन हुआ है, इस म्यूटेशंस को स्कैन कौन करता है, मिसमैच रिपेयर प्रोटीन। एंड सेकेंड क्या होता है, सिस्टम मस्ट करेक्ट मिसमैच एक्यूरेटली। और सेकेंडली क्या होता है, ये जो भी मिसमैच रिपेयर है वो करेक्ट होता है एंड देन मस्ट रिप्लेस द मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड इन द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड एंड नॉट करेक्ट द न्यूक्लियोटाइड इन द पेरेंटियल स्ट्रैंड। और जो भी हमारे पास करेक्शन होता है, फर्स्टली अगर मैं बात करूं तो अगर म्यूटेशन हम बोल रहे हैं तो म्यूटेशन हमारे पास डॉटर स्ट्रैंड में ही होगा, है ना, क्योंकि मदर के अगर स्ट्रैंड में हमारे पास कोई चेंजेज है तो डॉटर में अगर चेंज हो रहा है तो उससे हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हाँ इसमें म्यूटेशन हुआ है ना। कि जैसे कि अगर कभी हाँ एडिनिन था या थाइमिन आ गया तो इसको हम थोड़ी डिटरमाइन कर सकते हैं। जब मदर के अंदर अगर एडिनिन है और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर अगर कभी पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड के अंदर कभी हमारे पास सेम है मतलब कि एडिनिन से थाइमिन या ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा है तो इसको हम मिसमैच घोषित नहीं कर सकते, है ना। तो इसको रिपेयर मैकेनिज्म जो भी हमारे पास म्यूटेशन होता है किसमें होता है, डॉटर स्ट्रैंड में, है ना। तो डॉटर स्ट्रैंड में जो भी हमारे पास रिपेयर मैकेनिज्म होती है ये सेकेंड राउंड ऑफ मैकेनिज्म। अब अगर कभी मैं आपको इस थ्योरेटिकल को अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो फर्स्टली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मिसमैच हुआ है, थाइमिन के अगेंस्ट ग्वानिन जुड़ गया है ना। तो इस मैकेनिज्म को एक प्रोटीन जो होता है मिसमैच प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं म्यूटेस, म्यूटेस क्या करता है, ये स्कैनिंग प्रोटीन है और ये स्कैनिंग प्रोटीन को एक्टिवेट किसने किया है, पॉलीमरेज ने एक्टिवेट किया है बिकॉज क्योंकि उससे ये जो भी रिपेयर मैकेनिज्म ये नहीं हुई है। देन ये स्कैनिंग प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और स्कैनिंग प्रोटीन जो होता है ये एटीपी डिपेंडेंट मैनर में स्कैनिंग करते हैं इस डीएनए की, है ना, और ढूंढते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं देन मिस बेस पेयर को। तो आपको स्कैनिंग के बारे में समझ गया होगा। देन स्कैनिंग होते ही क्या होता है, जैसे ही उसने उस स्ट्रैंड को स्कैन कर लिया, है ना, देन ये प्रोटीन्स को जो भी हमारे पास जैसे ये स्कैनिंग कर ली ना एटीपी डिपेंडेंट मैनर में, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट करने में उसने एटीपी का यूज किया। देन जैसे ही वो स्कैनिंग कर देता है तो एक प्रोटीन म्यूटेल क्या है, म्यूटेल प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हेलिकेस को लोडिंग करने का काम करता है ना, हेलिकेस लोडर,
हेलिकेस लोडर। और हेलिके ये म्यूट एल के पास में रिकॉग्निशन रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती किसके लिए, म्यूट एल की, सॉरी म्यूट एस की। म्यूट एस के पास में एक ऐसा मतलब एक प्रकार का मैं बोल सकता हूँ एक इंडिकेटर होता है जो कि इंडिकेट करता है किसको, म्यूट एल को, कि उसको यहाँ पर बाइंड करने के लिए इस जगह पर बाइंड करने के लिए एक सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। देन म्यूट एल जो होता है ये हेलिकेस को लोडिंग करता है उस साइट के ऊपर, रिकॉग्निशन साइट पर। और जैसे ही हमारे पास हेलिकेट लोड होता है तो हेलिकेस भी क्या करता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में उस साइट्स के 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, ये न्यूक्लियोटाइड्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग पर क्या करता है ये निक प्रोवाइड करता है। निक यहाँ पर निक बनाता है, मतलब है ना डीएनए को कट कर देता है। अब जैसे ही इसने डीएनए को यहाँ कट किया देन यहाँ पर एक्सोन्यूक्लियस आता है। एक्सोन्यूक्लियस क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो भी न्यूक्लियोटाइड्स को वहां से हटाने के लिए, तो इतने न्यूक्लियोटाइड्स को वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, एक्सोन्यूक्लियस है ना। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव कर देता है। कौन कौन से एक्सोन्यूक्लियस वर्क करते हैं इसमें, 1 and 10 एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं ये जो म्यूटेज जो कि हेलिकेस के द्वारा जो निक प्रोवाइड किया गया है, देन निक को ये सिग्नल समझकर डीएनए जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं उसको उस डीएनए को न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड देन आफ्टर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो डीएनए रेप्लिकेशंस की प्रोसेस होती है उसमें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूजफुल होता है ना। ये सारी प्रोसेस इसमें पढ़ रहे हैं हम, कौन कौन से, म्यूटेल, म्यूटेच, ये प्रोटीन किस में है, यूकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं ना, यूकैरियोटिक सिस्टम में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोटिक का मैं बताऊंगा, इनमें सब जो भी मैकेनिज्म सेम होती है बट प्रोटीन अलग अलग है ना। तो पहले तो स्कैनिंग, म्यूटेस ने क्या करा, स्कैन करा है ना, एंड स्कैन करने के बाद म्यूटेल क्या करती है, उसको उस पोजीशन के ऊपर म्यूटेज को लोडिंग करती है। म्यूटेज क्या करता है, निक ट्रांसलेशन करता है, एंड निक ट्रांसलेशन होने के बाद में एक्सोन्यूक्लियस जो होता है इस न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, रिमूवल करता है। देन न्यूक्लियोटाइड्स का रिमूवल होने के बाद में डीएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो होता है उस गैप को फिल करने का काम करता है पॉलीमराइजेशन करके न्यूक्लियोटाइड्स का। एंड देन पॉलीमराइजेशन होने के बाद में यहाँ लाइगेज एंजाइम आता है, और लाइगेज एंजाइम क्या करता है, उस निक को ऐड करने का काम करता है, जो कि हमारे पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट जब हम बन रहे थे तो मैंने जो भी मैकेनिज्म आपको बताई थी मेरे पिछले लेक्चर में, वो सारी प्रोसेस इसमें होती है ना। और मिसमैच कैसे कैसे होता है, अगर कभी एडिनिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है तो एडिनिन जो होता है थाइमिन से बाइंड ना होते हुए ये क्या करता है, ग्वानिन से बाइंड हो जाता है। ये देखो इस टाइप का ग्वानिन से, मतलब यहाँ क्या कर रहा है, ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन कॉज हो जाता है मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होने से, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइलेशन। और इसी पोजीशन पर फिर म्यूटेज आकर यहाँ पर निक ट्रांसलेशन करता है ना। तो आपको समझ में आ गया मिसमैच रिपेयर में क्या होता है ना। और म्यूट देखो, म्यूटेज ने स्कैन कर लिया, देन म्यूट एल क्या करता है, इस म्यूट एल जो होता है जहाँ पर मिथाइल ट्रांसफर है, मैंने आपको बताया मिथाइल ट्रांसफर है, तो म्यूट एल क्या करता है, उस इस म्यूट एल द्वारा इस जो भी स्कैन किया हुआ है उस स्कैनिज्म या जो भी स्कैन साइट है हमारे पास, उस स्कैन साइट को रिकॉग्नाइज करता है, एंड देन ये हेलिकेस को लोड करता है। और हेलिकेस क्या करता है, उसके अंदर निक ट्रांसलेशन करता है। देन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, 5 days to 3 days एक्टिविटी से एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करने का काम करता है। एंड देन पॉलीमरेज आकर यहाँ पर क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। लास्ट में हमारे पास लाइगेज एंजाइम आता है जो कि उस स्टैंड को लाइगेट करने का काम करता है ना। और यहाँ पर कौन कौन से, हेलिकेस 2 वर्क करता है, हेलिकेस 2, म्यूटेज, हेलिकेस 2 है ना। और सारी प्रोसेस जो भी डीएनए पॉलीमरेज के अंदर हमारे पास मैंने जो भी प्रोसेस आपको पढ़ाई थी वो सारी प्रोसेस होती है। बस हाँ, इसके अंदर स्कैनिंग और निक ट्रांसलेशन होता है। देन निक ट्रांसलेशन के बाद में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। फिर उसके बाद में सारे डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर जो जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रोसेस में होती है। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सिस्टम की, तो यूकैरियोटिक सिस्टम के अंदर मेनली क्या होता है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, आप थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लेना। देन इसके अंदर क्या होता है, म्यूट एच की जगह पर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, MSH, सॉरी हाँ MSH। MSH बोले तो MS मतलब क्या है, स्कैनिंग प्रोटीन। और जो म्यूट एच होता है, म्यूट एल की जगह हमारे पास कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, MLH प्रोटीन। MLH प्रोटीन जो कि क्या करता है, उस स्कैनिंग जो भी रिकॉग्निशन साइट है उसके ऊपर हेलिकेस को लोड करता है ना। और इसके अंदर म्यूट एच
म्यूट एज की अगर हम बात करें तो म्यूट एज हमारे पास उस यूकैरियोटिक सिस्टम में क्या करता है, अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है? बिकॉज क्या होता है, हमारे पास जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड बोले तो हम क्या बोलते हैं इसको, लेगिंग स्टैंड, है ना। ये लेगिंग स्टैंड्स के अंदर इस टाइप से ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, है ना, जो कि आरएनए प्राइमर के द्वारा अटैच रहते हैं, है ना। अब अगर कभी हमारे पास म्यूट एज एक्टिवेट हो जाए तो ये किसी एक स्कैनिंग साइट के ऊपर निक तो ट्रांसलेशन कर देगा, देन ये क्या कर देगा, बहुत सी साइट्स की ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कर देगा, है ना। और इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के सेपरेट होने के कारण क्या करता है, हमारे पास डीएनए की स्टेबिलिटी जो होती है बहुत लॉस हो जाएगी। एंड स्टेबिलिटी लॉस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर रिपेयर मैकेनिज्म तो नहीं होंगी, देन हमारा डीएनए का क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि यूकैरियोटिक सिस्टम में म्यूट एच एब्सेंट होता है ना। और ये जो भी प्रोसेस होती है हमारे पास, ये म्यूट एस और म्यूट एल के द्वारा होती है, और ये बहुत से प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशंस में वर्क करते हैं, है ना, रेप्लिकेशंस में वर्क करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज जो कि यूकैरियोटिक सिस्टम में होता है, इसके पास बहुत सी सब यूनिट्स होती है, और ये सब यूनिट क्या करती है, रिपेयर मैकेनिज्म का काम करती है ना। तो ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं, किसमें, MSH एंड MLH, ये किसके है, यूकैरियोटिक सिस्टम के प्रोटीन है। ये दोनों किसको एक्टिवेट कराते हैं, इन सब यूनिट्स को, पॉलीमरेज की। और ये पॉलीमरेज की सब यूनिट्स क्या करती है, उस जो भी मिस इनकॉर्पोरेशन हुआ उसको रिपेयर करने का काम करती है ना। तो ये जो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म होती है, ये डीएनए रेप्लिकेशंस के साथ ही होती है ना। और हमारे पास कौन कौन से म्यूटेशंस होते हैं, देन अगर कभी हम हाइड्रोलाइटिक म्यूटेशन की बात करें तो डीएमिनेशन होता है। डीएमिनेशन किस किस से होगा, साइटोसिन पे होगा एंड एडेनिन पे होगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि इनके अंदर एमिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। मैंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर मेरा एक लेक्चर पढ़ा है, उसके अंदर मैंने एक एक बेसिस को अच्छे से डिटेल वाइज, स्ट्रक्चर वाइज और पोजीशन वाइज सारी चीजें समझाई। तो आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना। डीप्यूरिनेशन ऑफ ग्वानिन बाय हाइड्रोलाइसिस क्रिएटिंग अप्यूरिनिक एंड डीऑक्सीराइबोस, है ना। डीएमिनेशंस ऑफ 5' मिथाइल साइटोसिन, है ना। तो डीएमिनेशंस होता है मतलब एमिन ग्रुप का रिमूवल होना, इसको हम डीएमिनेशंस बोलते हैं। तो ये सारी जो भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बेस पर, अगर न्यूक्लियोटाइड बेस डिपेंड अगर कभी हम बात करें, अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, देन अगर उसकी पोजीशन में फ्लक्चुएशन होता है, अगर उसके नंबरिंग में फ्लक्चुएशन होता है, तो उस फ्लक्चुएशन को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर टाइप का म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशंस के अगली अगर कभी ये म्यूटेशन डीएनए रेप्लिकेशंस के मतलब डीएनए रेप्लिकेशंस की जो प्रोसेस हो रही है, अगर वह तब होता है, देन मिसमैच रिपेयर, बेस पेयरिंग रिपेयर जो होती है वर्क करती है ना। बाकी अगर कभी जो पोस्ट रेप्लिकेशंस मेथड थी वो मैं अगले लेक्चर्स में आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो डीएमिनेशंस क्या होता है, यहाँ से एमीन ग्रुप हट जाता है, देन यहाँ पर क्या करता है, कीटोन ग्रुप लग जाता है, कीटोन ग्रुप लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास जो ग्वानिन की बात करें, हम ग्वानिन के अंदर सेकेंड पोजिशन से एमीन ग्रुप हटकर या OH ग्रुप, कीटोल ग्रुप लग जाता है, कीटोन ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 5-मिथाइल, तो 5-मिथाइल साइटोसिन के 5th पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लग जाता है। अब मिथाइल ग्रुप किस में होता है, थाइमिन में होता है। अब इस मिथाइल ग्रुप के कारण ही हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मिस बेस पेयरिंग होने लग जाती है ना, जिससे कि ग्वानिन जो होता है थाइमिन से बाइंड होने लगता है, साइटोसिन एडेनिन से बाइंड होने लग जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टाइप का म्यूटेशन। और इसी म्यूटेशन के कारण क्या होता है, सेकेंड जो स्टेप होती है हमारे पास, सेकेंड जो डीएनए रेप्लिकेशन की सेकेंड स्टेप होती है, इसमें ये परमानेंट टाइप का हो जाता है। और इस परमानेंट म्यूटेशन को हटाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज कि क्या हो, उससे म्यूटेशन ना हो, म्यूटेशन के कारण क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी टिश्यू उसका डैमेज ना हो। तो मेरा लेक्चर यही तक रहा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको जो भी अगर कभी समझना हो टॉपिक, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से टॉपिक्स को रिवाइज करवाऊंगा सारी चीज़ों को। तो थैंक यू। और मैं अगले लेक्चर्स में और रिपेयर मैकेनिज्म, जो भी पोस्ट डीएनए रेप्लिकेशंस की मैकेनिज्म है, वो लेके आऊंगा और सारी डिटेल वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो थैंक यू।